इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले हमको एक कंसेप्ट करना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज ए डिस्प्लेसमेंट करंट? ओके, व्हाट डू वी से अबाउट इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने जो डेफिनेशन बनाई है उसमें there should be transportation of electric charges, they must move. I is equal to NEA drift velocity. So there should be charges which must be moving. Then an electric current show some effects. उस इफेक्ट को देखने से हमको पता लगता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। जिस कंडक्टर पे वो जाएगी वो कंडक्टर हीट हो जाएगा, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरह से अगर यहाँ हम एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, वी सी दैट दिस मैग्नेटिक नीडल इज डिस्प्लेस्ड, ये अपनी जगह से मूव करती है। क्यों मूव करती है? जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ऑन होगी ये मूव करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। That shows कि इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और ये चीज हमने एम्पियर्स लॉ में पढ़ी। एम्पियर्स लॉ says that magnetic field created B dl, this is equal to mu naught I. So I creates magnetic field around it. ये हमारा नॉलेज कहता है। और करंट के लिए हमारा नॉलेज क्या कहता है? I is equal to NEA dd, या I का दूसरा फॉर्मूला है Q upon T, that is dQ by dt. Current charges passing per unit time is known as current. अगर चार्ज नहीं है तो क्या करंट हो सकती है? आंसर इज नो। अभी तक तो यही है कि अगर चार्ज नहीं है, चार्ज की क्वांटिटी, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज जीरो, then how much will be the current? Zero. Current will be zero. If current is zero, then how much will be magnetic field? Zero. Okay. अब ये चीज के बाद देखिए, मैक्सवेल ने एक कंसेप्ट हमको दिया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। दिस इज ए कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और इसके यहां पर एक कैपेसिटर लगाया। ये कैपेसिटर की दो सर्कुलर प्लेट्स हैं। यहां पर इसको हमने कनेक्ट किया इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ, करंट जाती है। यहां पर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है या नहीं बनता इस लोकेशन पर। तो यहां पर हमने एक एम्पियर्स लूप इमेजिन किया, दिस इज एम्पियर्स लूप। जैसे ही यहां से करंट जाती है, करंट पासिंग थ्रू दी एम्पियर लूप, तो क्या होता है? एम्पियर लूप के अलाउंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये जो एम्पियर लूप के अलाउंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके कारण ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी। मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पर इफेक्ट देखा। अब इस मैग्नेटिक नीडल को उठाकर हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ मैग्नेटिक नीडल रखी और यहाँ से करंट फ्लो कराई। देन व्हाट डू यू थिंक, इसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा नॉलेज ये कहता है कि यहाँ पर अगर हम एम्पियर्स लूप बनाएंगे, यहाँ पर हमने ये एम्पियर्स लूप बनाया और इसके अंदर करंट पासिंग थ्रू दी एम्पियर लूप इज जीरो, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल नहीं जा रहा। अगर चार्ज पार्टिकल नहीं जा रहा, करंट पासिंग थ्रू जीरो हो गई, तो B की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो होना चाहिए। लैब में करके देखा, प्रैक्टिकली करके देखा, तो यहाँ पर जीरो नहीं मिला। ये डिफ्लेक्ट होता है, ये डिफ्लेक्ट होता है और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है। अब ये लोगों के लिए बहुत एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम था कि
क्या हमारी करंट की डेफिनेशन गलत है, क्या हमारे करंट के मैग्नेटिक लॉज गलत है, एम्पियर लॉ गलत है, क्या चीज हमसे गलती हो गई है कि यहाँ पर करंट जीरो है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कहीं ना कहीं हमसे कुछ छूट गया है पढ़ाई में, प्रॉपर्टीज पढ़ने में। तो ये सबसे पहले मैक्सवेल ने हमको बताया कि हमने जो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बनाई है उस डेफिनेशन में कमी, किस चीज की कमी है। हमने अभी तक डेफिनेशन ये बनाई थी कि जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करते हैं, चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, वी कॉल इट इलेक्ट्रिक करंट। उसने बोला नहीं, इलेक्ट्रिक करंट की एक डेफिनेशन और होती है। वो डेफिनेशन ये होती है कि यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, इसके साथ हमने एसी, जो कि हम एसी के बारे में पढ़ चुके हैं, ये हमने लगाए। यहाँ पर चार्जेस के बारे में बताइए क्या होगा। यहाँ पर पहले चार्जेस 0 0 हैं, फिर ये चार्जेस आए, ये क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद और चार्जेस आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। उसके बाद ये करंट कैसे फ्लो होती है, बढ़ती है, फिर कम होती है, 0 होगी, फिर नेगेटिव होगी, फिर 0 होगी। तो जब ये बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया, फिर ये 0 हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। उसके बाद जब ये नेगेटिव हुई तो यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो गया, ऐसे। Now what is happening to electric field here? The electric field is continuously changing. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करेंगे, phi E, this is equal to E multiplied by A, area of the plate. Okay? तो इसके साथ ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, so that will be flux linked with the capacitor plate. तो जब यहाँ से AC यहाँ पर जाएगी तो यहाँ कंटिन्यूअसली B पहले ऐसे बनता है, फुल, फिर 0, फिर नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव, फिर 0, and we can say there is a change of magnetic field. That means there is a change of magnetic flux linked with this. तो उसका ये कहना था मैक्सवेल का कि जब ये मैग्नेट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना, तो ये जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज होता है, इट विल हैव सेम प्रॉपर्टीज, सेम इफेक्ट व्हाट ए करंट हैज। करंट क्या इफेक्ट करती है, अगर करंट ऐसे फ्लो करती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उनका ये कहना था कि जहां पर ऐसे फ्लक्स चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसा ही बनता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट है जहां पर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्ज पार्टिकल एक तरफ जाते हैं, फिर दूसरी तरफ जाते हैं, या एक ही तरफ चलते जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्यों, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उन्होंने बोला कि देखिए इस जगह पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो यहाँ पर करंट की जगह पर एक और करंट है, करंट की जगह पर एक करंट दूसरे टाइप की करंट है, वो करंट का डिस्प्लेसमेंट है, करंट का डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि यहाँ करंट, ये वाली करंट जो कंडक्टर में फ्लो हो रही थी, ये एब्सेंट है, तो उसका काम, उसका एक डिस्प्लेसमेंट करता है, उसका काम करता है, ये काम दिख रहा है हमको यहाँ पे, ये कौन करता है, इस करंट का एक डिस्प्लेसमेंट करता है, इसलिए उसका नाम उन्होंने रखा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो लोगों ने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट का नेचर क्या है, ये एक्सप्लेन किया। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Changing electric flux is equivalent to a electric current and the name of that electric current is displacement current. ये displacement current होती है। ओके, तो अब थोड़ा सा इसका नोमेनक्लेचर रखा, तो यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर हमने रखा I displacement। ये वाले I को क्या कहेंगे? I conduction, I conduction, I displacement। यहाँ पर इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I, that I is equal to I displacement plus I conduction, ये दोनों का एडिशन होती है। यहाँ पर I displacement की वैल्यू 0 है,
I डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, तो I किसके बराबर है? IC, I कंडक्शन के बराबर है। तो यहां पर I कंडक्शन है। यहां देखिए, यहां पर कौन 0 है? IC। यहां पर IC की वैल्यू क्या है? 0। तो I किसके बराबर है? I D के बराबर है। इसका ये मतलब है, अच्छा, सीरीज में करंट की वैल्यू सब जगह एक जैसी होती है। इसका मतलब जो वैल्यू, जो स्ट्रेंथ I की यहाँ पर है, वही स्ट्रेंथ यहाँ पर है। दैट मीन्स IC इज इक्वल टू ID। IC इज इक्वल टू ID। ये दोनों बराबर होते हैं। I टोटल I किसके बराबर होती है? दोनों का सम होती है। अगर स्पेस में यहां पर हम देखें, कुछ चार्जेस जा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो सकते हैं। अगर दोनों एक साथ होंगे तो यहां पर दोनों करंट है, टोटल करंट का इफेक्ट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो कितना होगा? I, विच इज इक्वल टू ID प्लस IC। ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो IC इज इक्वल टू ID, ये दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ गैप में पूरा का पूरा ID रहेगा और कंडक्टर में पूरा का पूरा IC रहेगा। और इससे अब हमारा जो एम्पियर्स लॉ था, क्लोज्ड इंटीग्रल VdL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। I वाज द करंट। अब उस I की जगह हम लिख सकते हैं म्यू नॉट ID प्लस IC, ID प्लस IC। ये एम्पियर्स लॉ करेक्ट हो गया। अब ये एम्पियर लॉ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, यहाँ भी एप्लीकेबल है, यहाँ भी एप्लीकेबल है और यहाँ भी एप्लीकेबल है। जबकि यहाँ IC क्या हो गया? 0, लेकिन IC 0 हो गया तो कौन रह गया? ID। और यहाँ बाकी सब जगह में ID 0 हो जाएगा, IC रहेगा। इस तरह से ये एम्पियर्स लॉ का नया फॉर्मेट बना। ये मैक्सवेल ने बनाया था, इसलिए इसको हम लिखते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। तो एम्पियर्स लॉ का करेक्टेड फॉर्म या नया फॉर्म क्या हो गया? एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, जिसमें ID और IC दोनों हैं। IC के लिए क्वांटिफाई कैसे किया मैक्सवेल ने? IC को क्वांटिफाई करने का तरीका देखिए। ID को, I डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस, ये ID का फॉर्मूला। IC के फॉर्मूले आपने बहुत सारे पढ़े हुए हैं, NEA/BD, dQ/dt, ये सब क्या होते हैं? ओके, सो ID इज इक्वल टू d/dt ऑफ Q। Phi E, phi what is that? Phi इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप देखेंगे कि बेसिक यूनिट्स में, बेसिक क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया है। d/dt ऑफ Q, ये d/dt ऑफ phi, what is phi? E into A। ओके, E का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर ए चार्ज Q, 1/4 yes, this is 1/4 pi epsilon naught Q upon R square। इसमें ये देखिए पाई इंटू R स्क्वायर क्या होता है? एरिया। ओके, ये A को हमने यहाँ लिखा है। So this we can write as Q into A upon A, epsilon naught, this is cancelled। तो ये क्या बचा? Q upon epsilon naught। So this is yes, E into A। This is charge, E is equal to Q upon R square। और क्या? 4 will be there, that is no problem। Again, so ये फ्लक्स और इसका क्या कर देना हमने? dt, तो इसको हमने कर दिया d/dt। तो Q upon dQ/dt, ये क्या होता है? कंडक्शन करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली वही फॉर्मूला रखती है जो कंडक्शन करंट रखती है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। ये बात समझ में आई? सो दिस इज
E into a ID is again dq by dt and that is equal to I. So displacement current is also a current. क्या फॉर्मूला है? d phi by dt. Okay. This is d by dt. d by dt. d by dt. So this is displacement current. डिस्प्लेसमेंट करंट की सब प्रॉपर्टीज कैसी है? जैसे कंडक्शन करंट, लेकिन चार्ज पार्टिकल इसमें नहीं होता। जब से ये वाला कंसेप्ट आया है हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट चेंज हो गया। पहले हम क्या सोचते थे, जब तक मटेरियल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेगा करंट नहीं होती। अब वो चीज नहीं, अब क्या है, कोई मटेरियल नहीं है, वैक्यूम है, लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो दैट विल गिव द सेम इफेक्ट एज करंट गिव्स, सो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक करंट का नया कंसेप्ट बनाया जिसमें मटेरियल का होना जरूरी नहीं, बिना मटेरियल के करंट हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैक्सवेल्स इक्वेशन एक टोटल सम माना जाता है जो कि पूरे चैप्टर को अपने आप में समेटता है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म दोनों के चैप्टर का हर चीज मैक्सवेल्स इक्वेशन ने समेटा हुआ है, उसमें बना। किस तरह से? ये फंडामेंटल इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फंडामेंटल इक्वेशंस हैं 4। ये 4 इक्वेशन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हर फिनोमेना निकलता है। इसलिए मैक्सवेल ने इनको इकट्ठा किया और उसके इफेक्ट बताए, लेकिन इनको जो सर्च किया था वो तो अलग अलग लोगों ने किया था। ओके, तो इसको मैक्सवेल्स इक्वेशंस, इन 4 इक्वेशंस को मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं। देखिए, द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशंस इज गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज गॉस थ्योरम क्या था? क्लोज्ड इंटीग्रल VDS is equal to Q upon epsilon. What is this? Gauss theorem or Gauss law in electrostatics. ये हमको क्या नॉलेज देता है? This shows us. Oh, I'm sorry. E. This is Gauss law in electrostatics, so this must be E. EDS is equal to Q upon epsilon. ये हमको क्या बताता है? ये बताता है कि E का सोर्स कौन होता है? Q. Wherever there is a charge, there has to be electric field. ये हमको एक फंडामेंटल नॉलेज देता है। Charge is electric charge. Electric charge is source of electric field. That's all. ये मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ। अब मैक्सवेल्स सेकंड लॉ। मैक्सवेल्स सेकंड लॉ, that is closed integral VDS. This is equal to 0. What is this? Gauss's law in magnetism. ये हम लोग पढ़ चुके हैं, गॉस थ्योरम और गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इससे हमको क्या पता लगता है? इससे हमको ये पता लगता है that monopole in magnetism cannot exist। आप कहीं पर भी क्लोज सरफेस बनाएंगे, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल उसके अंदर आएंगे। इसलिए उसका जब भी हम सम करेंगे, टोटल VDS की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0। जितना फ्लक्स वहां से बाहर निकलेगा उतना ही फ्लक्स उसके अंदर जाएगा, और ये लाइंस कंटिन्यूअस लाइंस होती है। कंटिन्यूअस लाइंस होती है और इलेक्ट्रिकल लाइंस कंटिन्यूअस लाइंस नहीं होती। ये हमको ये नॉलेज देता है 0 लिखने से। तो इससे हमको क्या पता चलता है? मोनोपोल इन मैग्नेटिज्म
not possible. Electric field lines, sorry, magnetic field lines are continuous. क्योंकि जितनी लाइनें अंदर जाती हैं उतनी ही लाइनें बाहर आती हैं, इसलिए टोटल हमेशा क्या होता है, जीरो. सो दिस इज मैक्सवेल्स सेकंड लॉ. देन कम्स मैक्सवेल्स थर्ड लॉ. मैक्सवेल्स थर्ड लॉ वो है जो फैराडेज लॉ है. Faraday's law of electromagnetic induction. What was this? EMF induced is equal to rate of change of magnetic flux. Sorry, d by dt of phi p. This is rate of change of magnetic flux. This is Faraday's law. अब इसी लॉ को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं. हम क्या समझाना चाहते हैं इससे, देखिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? ये व्हाट इज दिस? EMF. EMF के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है. पोटेंशियल डिफरेंस dV by dr is equal to E. So dV is equal to E into dr. Okay, dV is what? Potential difference, that is EMF. तो EMF के लिए हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है, that is इंटीग्रल EdL E into dr. उसको इंटीग्रल किया तो क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस. that potential difference is E. Okay, this ये ऐसा बन गया. उसके बाद d by dt of phi p is equal to d by dt of phi p. Phi p is what? Magnetic flux. Magnetic flux का फॉर्मूला B into A. तो इसको हम देख सकते हैं B into A. If area is not changing तो उसको सामने ले आओ. EdL is equal to A dB by dt. ये बात समझ में आ गई? ये हमने इसको कन्वर्ट किया d by dt. B into A ये होता है. ओके, ये बना फैराडेज लॉ का दूसरा फॉर्म. अब इससे पता क्या चलता है? इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमको पता लगती है, वो ये है कि ये क्या क्वांटिटी है, E. ये किस पर डिपेंड करती है? d by dt of B. What is B? मैग्नेटिक फील्ड. दैट मीन्स अगर हमारे स्पेस में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती है, देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या पैदा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर पैदा होगा. ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज गिवन बाय फैराडेज लॉ. सो दिस गिव्स अस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड induce electric field. ये हमको मैक्सवेल्स थर्ड लॉ या फैराडेज लॉ से पता लगा. दिस इज व्हाट इट शोज. अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ इज एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ. This is closed integral BdL is equal to mu naught I. और I अब हमने कौन सा लेना है? IC plus IB. ओके, अगर हम एक कैपेसिटर के बीच के स्पेस को लेते हैं तो वहां पर कौन सा I होता है? IB displacement. ओके, so ये हुआ BdL. BdL is equal to mu naught IC plus mu naught
IT को हम क्या लिख सकते हैं, d/dt ऑफ phi e, ये, लेकिन phi e क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, E into A, उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो दिस वी कैन राइट एज E into A, E multiplied by A. A is a constant because area of the capacitor or area of the plate is not changing for a given situation. So इसको देखिए और इन दोनों को रिलेट करिए, this and this. इससे हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किससे क्या बनता है, d/dt रेट ऑफ चेंज किसका हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उससे बनता क्या है, यस, इक्वल टू मींस बनता है, b किससे बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से b बनता है. सो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, change of electric field create magnetic field. ओके, अब इसमें ये जो थर्ड और फोर्थ है इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए. थर्ड वाला क्या कहता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या कहता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. यानी दोनों में से कोई भी एक को अगर चेंज करेंगे वो दूसरे को बनाएगा. ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर समझने में, उसका कंस्ट्रक्शन समझने में हमको हेल्प करते हैं. अगर यहाँ किसी लोकेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं, एक कैपेसिटर ऐसा लिया और उसमें चार्ज हमने डाला, चार्ज भरा, फिर डिस्चार्ज हुआ, तो उसके अंदर के स्पेस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा वो क्या बनाएगा, वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा. तो वो चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, लेकिन चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड खुद क्या बना सकता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वो क्या बनाएगा, एक नया चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. अब नया चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना सकता है, तो एक के बाद एक ये बनते चले जाते हैं. और हम क्या देखते हैं कि एक स्पेस में हम बनाते हैं, वो अपने नेक्स्ट स्पेस में बनाता है, क्योंकि यहाँ जगह खाली नहीं. इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाया, मैग्नेटिक फील्ड ने फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, फिर इसने यहाँ मैग्नेटिक बनाया, यहाँ इलेक्ट्रिक बनाया. थोड़ी देर बाद वहां जाके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है. इसका ये मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चलने की ताकत आ गई, प्रोपेगेट होने की ताकत आ गई. ये चीज जो बनी, इसको अब हम आगे स्टडी करेंगे, दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो अभी तक हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. इसको इस तरह से देखिए कि अगर यहाँ पर ये टाइम है, टाइम एक्सिस, किसी एक टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम, फिर निगेटिव हुआ, फिर ये निगेटिव हुआ. ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम टू टाइम चेंज होते जा रहा है. इसी को हम लोग ग्राफ के फॉर्मेट में ऐसा बना देते हैं. इसका मीनिंग यही होता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग. जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में कैसी होती है, परपेंडिकुलर. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी होगा, एक कंडक्टर में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे से ऊपर, तो करंट ऐसे जाएगी. अगर करंट ऐसे जाएगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, सर्कल. ये सर्कल और इन दोनों के बीच एंगल देखिए 90. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं.
यही चीज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से देख सकते हैं। जब हम एक फ्लक्स किसी तार पर डालते हैं तो ये वाला रूल लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या चीज है, करंट। मैग्नेटिक फील्ड ये फोर्स और ये क्या है, करंट। एंगल कितना, 90। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं। तो जब यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो ये अपना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ऐसे इस तरह से इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया और ये मैग्नेटिक फील्ड बना जो कि उसके राइट एंगल पर है। जैसे ये बनता है तुरंत इसके साथ ही साथ ये बन जाता है। लेकिन जब ये बनता है तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाता है, तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाता है। इसने किसको बनाया, इसको। इसने किसको बनाया, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में नेक्स्ट। और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ये क्या बनाएगा, मैग्नेटिक। जिस मैग्नेटिक फील्ड ने इसको बनाया है उसको अपोज करने के लिए ये अपना मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में बनाता है। यानी ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ था तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बनाएगा, ऐसे। और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये क्या करेगा, इसको बनाने वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको अपोज करने के लिए ये एक इससे उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहां बनाता है, ऐसे। ये इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ये फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इस तरह से। तो ऐसे हम क्या देखते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, सीधा उल्टा ऐसे बारी बारी से अल्टरनेट डायरेक्शन में ऐसे बनते हुए जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं, तो ये इस डायरेक्शन में जाते हैं। कौन सी डायरेक्शन है ये, एक्स। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई। ये कौन सी डायरेक्शन है, जेड। ये तीनों 90 डिग्री टू ईच अदर रहते हैं। कौन तीनों, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों एक दूसरे से राइट एंगल पर रहते हैं।